मॉक इंटरव्यू से जो मेरी सीख थी कि टेक्निकल नॉलेज मेरी नहीं है, वो मुझे वहाँ बहुत काम आया, क्योंकि वहाँ लगभग मेरा 90 से 95% जो इंटरव्यू था वो टेक्निकल नॉलेज बेस्ड ही था। तो यहाँ मुझे ये बहुत काम आया। हेलो एवरीवन, iExamBee के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है शिल्पी कुमारी, जो कि IBPS एसओ की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजभाषा अधिकारी के रूप में चयनित हुई है। और आज हम लोग शिल्पी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस तैयारी के दौरान उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं, या फिर तैयारी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई थी। तो शुरू करते हैं शिल्पी जी के साथ बातचीत और जानते हैं उनकी सफलता का राज। तो सबसे पहले शिल्पी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद पर चयनित होने के लिए। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले शिल्पी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा नाम शिल्पी है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करके और उसके बाद कुछ समय तक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की थी। तत्पश्चात मैंने उससे थोड़ा ब्रेक लेते हुए चाहा कि मैं पहले अपने लिए कुछ सिक्योर करूं, जहां मैंने इस वर्ष IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा अधिकारी का परीक्षा दिया था। ये मेरा पहला प्रयास था और भाग्य से और जो कहिए कि पहले ही प्रयास में मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। ये तो बहुत अच्छी बात है शिल्पी कि आपने पहले ही प्रयास में इस मुकाम को हासिल कर लिया है। तो इसके लिए तो फिर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रही होगी आपकी। तो बताइए कि आपने, जैसे कि हम जानते हैं कि इस परीक्षा में कई फेज होते हैं, प्री एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपका मेंस होता है और इसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो आपने सबसे पहले प्री परीक्षा की, यानी प्रारंभिक परीक्षा की, जिसमें आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग होती है, जीए का पोर्शन भी होता है, जो कि बहुत ही वास्ट होता है। तो उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया? मैं ये बताना चाहूंगी कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा पहला प्रयास है तो हमसे नहीं हो पाएगा, या हम अब परीक्षा में कुछ ही महीने शेष हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम अगली बार की तैयारी करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉर्म भरने से पूर्व तक मुझे इतनी जानकारी तो थी कि राजभाषा अधिकारी के पद हेतु परीक्षाएं होती हैं, पर IBPS स्पेशली उसे कैसे कंडक्ट कराता है इसकी बहुत अधिक जानकारी मुझे नहीं थी। हाँ, हर प्रतियोगी परीक्षा की तरह इसमें अंग्रेजी, रीजनिंग, जीए ये आएगा, इसकी मुझे जानकारी थी। तो राजभाषा अधिकारी की किसी भी परीक्षा के रूप में ये मेरा पहला ही प्रयास था। इससे पहले मैंने इससे संबंधित किसी भी फील्ड की कोई परीक्षा नहीं दी थी। पर जैसे कि आपने बताया, प्री में इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीएससी की जो मेरी सीसैट के पेपर की तैयारी थी, उसके लिए जो मैंने इंग्लिश और रीजनिंग तैयार की थी वो मुझे यहाँ काफी काम आई। इसके अलावा मैंने IBPS PO का भी पेपर दिया था, जिसकी तैयारी मुझे यहाँ प्री में काम आई। तो IBPS के, क्योंकि ये बैंकिंग की परीक्षाएं जो हैं वो ज्यादातर CBT मोड में होती हैं, तो कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं कि ऑनलाइन पास्ट पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते वो एग्जैक्टली कैसे तैयारी करनी है ये नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे, जिनमें से एक iExamBee भी था, जहां मुझे सिमिलर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स मिले, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, ताकि रियल टाइम में मैं वो कैसे कर सकूं इसकी मुझे प्रैक्टिस हो। और क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ते लिखते रहने का शौक है, तो अंग्रेजी और हिंदी की दोनों की ही किताबें मैं पढ़ती हूँ, तो वो मुझे काम आई। क्योंकि एस्पिरेंट्स में भी शुरू में बहुत परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं कि बेसिक इंग्लिश से हमें ग्रामर से शुरू करना पड़ेगा, कि ग्रामर की सारी टर्मिनोलॉजीज, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें याद करनी पड़ेंगी। बट ऐसा नहीं है। मैं सभी को यही कहती हूँ कि बैंकिंग जैसे एग्जाम्स या इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो अंग्रेजी में केवल आपके बिहेवियरल ज्ञान चेक करते हैं मेरे अनुसार, और वो आम दिनचर्या में आप जो अंग्रेजी यूज करते हैं उसकी जानकारी ही चेक करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ते लिखते रहने की आदत है, उसकी समझ अच्छी विकसित है, तो आप खुद ही वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। रीजनिंग के लिए भी मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए, क्योंकि रीजनिंग का वही सेट पैटर्न है, कोई फॉर्मूला तो याद करना नहीं है। तो जितने अधिक सवाल आप करेंगे उतनी अच्छी स्पीड और पकड़ आपकी होती जाएगी। रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो उसके लिए IBPS और RBI की वेबसाइट्स में रेगुलरली देखती रहती थी, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो RBI की गाइडलाइंस है उसी से आते हैं। तो ये सारी चीजें। तो शिल्पी, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको हेल्प मिली है आपकी यूपीएससी की जो तैयारी आपने किया,
तो जी। इसका मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आपने राजभाषा अधिकारी बनने के लिए कब सोचा? कैसे आपको पता चला कि इस तरह का भी पद होता है और मैं इसके लिए भी ट्राई कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने अपनी जो एमए की है वो हिंदी से ही की है, और हिंदी में जैसा मैंने बताया मेरी शुरू से ही काफ़ी रुचि रही है हिंदी पढ़ने लिखने में भी। तो मुझे इतनी जानकारी तो थी कि हर डिपार्टमेंट में राजभाषा अधिकारी नामक एक पोस्ट होती है जिसका ये काम होता है। लेकिन क्योंकि मेरा रुझान शुरू से यूपीएससी की तरफ था, इसलिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दिए थे। किंतु मेरा उसमें नहीं हो पाया, मैं प्रारंभिक परीक्षा पार नहीं कर पाई। तो मैं चाहती थी कि उस अनसर्टेनिटी से मैं थोड़ा बाहर आऊँ, मैं और करियर स्कोप्स तलाशूँ और कोई प्लान बी सिक्योर करूँ अपने लिए। या अगर वो परीक्षा नहीं भी हो पाती है मुझसे यूपीएससी आगे चलकर, तो और कोई फील्ड हो जिसमें मैं अपने लिए बहुत अच्छा करियर बना सकूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है हिंदी ही मेरी रुचि का विषय है। तो मैंने ये जानना समझना शुरू किया कि ऐसी कौन-सी फ़ील्ड्स हैं जिसमें हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और मैं अपनी रुचि के अनुसार कार्य भी कर सकती हूँ। तो उसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और राजभाषा अधिकारी जैसे विकल्प मेरे सामने आए, जिसमें सबसे करीब मुझे जो परीक्षा दिखी और मेरे नियंत्रण में जो दिखी कि हाँ, मैं शायद इसे कर सकती हूँ, वो मुझे राजभाषा अधिकारी का ही दिखा। और जब मैंने इस पोस्ट के बारे में और अधिक जाना तो मुझे इसमें रुचि और अधिक बढ़ी, तो मैंने सोचा कि एक प्रयास करके देखते हैं। तो शिल्पी, जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लिया, तो इसके लिए जो मेंस होती है यानी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी होती है, तो जी। आपकी जो तैयारी थी मुख्य परीक्षा के लिए, तो पहले से ही आपने शुरू कर दिया था या फिर जब प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको उत्तीर्ण करने के बाद आपने शुरू किया? जो मेंस की परीक्षा है उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसमें हिंदी की जो हमें टाइपिंग है वो हमें इंस्क्रिप्ट में करनी होती है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का उपयोग करके। तो उसकी जानकारी मुझे पहले से थी, तो उसकी तैयारी मैंने प्रारंभिक परीक्षा के पहले से कर दी थी, क्योंकि मुझे इंस्क्रिप्ट पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी और मैं जानती थी कि एकदम से स्पीड लाना और एक्यूरेसी लाना दोनों मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ी-थोड़ी मैं करती रहती थी। साथ ही मुझे ये जानकारी थी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो जनरल अवेयरनेस है और मेंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत ओवरलैप करेंगे। तो जो ओवरलैपिंग चीज़ें थी वो मैं साथ-साथ में पढ़ती गई थी, क्योंकि जैसे राजभाषा नियम अधिनियम है वो हालांकि मुख्य परीक्षा में ज्यादा पूछे जाता है, लेकिन फिर भी जनरल अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं उसे टच किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें थी जो मुझे पता था कि मुख्य परीक्षा में भी आ सकती हैं, वो मैंने प्रारंभिक परीक्षा के समय ही डेप्थ में पढ़ी। लेकिन पूर्णतः मुख्य परीक्षा की तैयारी मैंने प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही की थी। तो शिल्पी, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जीए वाला पोर्शन था उस पे आपने फोकस किया कि क्या इसमें से ऐसी चीजें हैं जो मुझे मुख्य परीक्षा में भी सहायता करेंगी, तो आपने उस पॉइंट को या उन विषयों को ज्यादा देखा। जैसे राजभाषा का है वैसे ज्यादा राजभाषा से तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हाँ, वगैरह आपके मैच कर जाते हैं। तो राजभाषा एक हमें राजभाषा अधिकारी के तौर पर जब हम चयनित होते हैं या हम सपना उसका देखते हैं, तो हमें राजभाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और मुख्य परीक्षा में हालांकि अभी राजभाषा से जो प्रश्नों का संख्या है प्रश्नों की, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर भी हमें राजभाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो आपने राजभाषा और शब्दावली इन दोनों की तैयारी किस तरीके से किया? मैंने सबसे पहले तो जो मुख्य परीक्षा के लिए था, तो राजभाषा के लिए मैंने सबसे पहले राजभाषा विभाग की वेबसाइट पूरी तरह से देख ली, पूरी खंगाल दी वो वेबसाइट कि कोई भी जानकारी मुझसे अछूती ना रह जाए। हर एक नोटिस जो भी राजभाषा से रिलेटेड उस पर आया था, हर एक नियम, हर एक अधिनियम, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी उस पे प्रकाशित है, वो भी मैंने पढ़ लिया था कि अगर वेबसाइट से कुछ भी आए तो वो मेरे दायरे से बाहर ना रहे। तत्पश्चात मैंने आरबीआई की जो शब्दावली आती है, हालांकि मैं उसे पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ है, लेकिन फिर भी उसमें से जो प्रशासनिक शब्दावली या जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने छांट कर पढ़ ली थी कि इनमें से अगर कोई चीज आए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इस बार सीधे सीधे शब्दावली ना आकर पूरे पूरे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन आए थे, तो उससे वो थोड़ा कठिन पड़ जाता है क्योंकि हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी शब्द का अर्थ देखना पड़ता है। तो मैंने आरबीआई की शब्दावली देखी थी। इसके अलावा कई वेबसाइट्स पर या कई यूट्यूब चैनलों पर भी कई शब्दावलियां आपको पढ़ाई जाती हैं, तो मैंने वो भी देखे थे कुछ वीडियोस के माध्यम से कि कौन से शब्द जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
इसके अलावा मैंने आईबीपीएस की वेबसाइट भी थोड़ी-थोड़ी देख ली थी कि उनमें से कहीं मुझे कहीं कुछ काम आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो जो चीज़ें प्रकाशित करेंगे वो उन्हीं शब्दावलियों का इस्तेमाल करके प्रकाशित करेंगे। तो उनका जो उपयोग है वो मेरे समझ में आ जाएगा, जिससे मैं अपने ट्रांसलेशन में जो पैराग्राफ हमें ट्रांसलेट करना होता है उसमें उनका प्रयोग बेहतर कर पाऊँगी। तो इससे मुझे सहायता मिलेगी। तो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है राजभाषा अधिकारी के तौर पर, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य और दायित्व भी अनुवाद से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें काफी ज्यादा रेशियो अगर हम बात करें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कि आपका ट्रांसलेशन होता है, और उसमें टाइपिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है जी। तो टाइपिंग के लिए आपने बताया कि आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही थी। तो जब वो प्रारंभिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर दी, उसके बाद अगर हम देखें तो आपने कितना टाइम, एक दिन में कितना टाइम देती थी टाइपिंग के लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे के होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से ट्रांसलेशन करना होता है, इंग्लिश से हिंदी करना होता है, हिंदी से इंग्लिश भी करना होता है। तो इंग्लिश की टाइपिंग की बात करें तो बहुत इजी लगती है, मतलब बहुत सारे बच्चों को इजी लगती है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो यूज टू नहीं होते हैं। तो आपने कितना टाइम दिया इसके लिए? जैसे आपने बोला इंग्लिश की टाइपिंग से तो सब यूज टू होते हैं, तो उस पे तो मैंने कुछ नहीं, उसके लिए मैं सिर्फ शब्दावली देखती थी क्योंकि मुझे पता था टाइपिंग मैं कर लूंगी। पर हिंदी क्योंकि इंस्क्रिप्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था और मुझे फोनेटिक से ही करने की आदत थी जैसे ज्यादातर लोगों को होती है। तो उसके लिए मैं ये करती थी कि मैं एक वेबसाइट से तैयारी कर रही थी, मुझे अभी उसका नाम ध्यान नहीं है। तो वो एक बार में हिंदी के 2-3 शब्द लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस आपको कराते हैं। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं इस तरह के 4-5 सेक्शन लेती थी, जैसे कुल मिला के वो 6 या 7 शब्द हो जाते थे हिंदी के, या अक्षर या कुछ भी वर्ण। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि एक दिन में जब तक वो मेरा परफेक्ट ना हो जाए कि अब ये शब्द, ये अक्षर, ये वर्ण मैं आराम से टाइप कर सकती हूँ बिना सोचे या बिना कीबोर्ड की तरफ देखे कि कहाँ है, मुझे ढूंढना ना पड़े, तब तक मैं उसे प्रैक्टिस करती थी। तो एक दिन में मैं इस तरह से कुछ अक्षर उठा लेती थी, या कोई ऐसे शब्द जैसे इन्फ्लेशन हो गया, या इस तरह से अमाउंट हो गया, या आपका क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, इस तरह के शब्द जो बैंकिंग में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, वो मैं देखती थी कि क्या मैं अगर सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ तो मैं बिना कीबोर्ड देखे इन्हें टाइप कर सकती हूँ। तो मेरा टारगेट ये रहता था, मैं आर्ट्स के हिसाब से नहीं, ये देखती थी कि आज जो मैंने अक्षर चुने वो अक्षर मेरे परफेक्ट हो जाएं, कि मैं ई की मात्रा अब आराम से लगा सकती हूँ, ऐसे। अच्छा, हम दर्शकों को ये बता दें कि शिल्पी ने हमारे साथ मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी किया था। तो और जैसा कि जानते हैं कि इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है बच्चों को, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं मॉक इंटरव्यू देते हैं, और लगभग सभी बच्चे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप इंटरव्यू के लिए जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया वो किस तरीके से हेल्पफुल रहा आपके लिए? इंटरव्यू काफी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का लास्ट पार्ट है। उस स्टेप तक जाने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि वापस पुनः हम शुरू से शुरू करें। तो इंटरव्यू में सब जी जान लगा देते हैं, और आई एग्जाम भी का जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था वो मैंने अपने रियल इंटरव्यू से कुछ दिन पूर्व ही दिया था। तो ये वास्तव में मेरे काफी काम आया है, क्योंकि जैसे जो मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरी एक खामी ये निकल कर आई थी कि मुझे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय पे, या राजभाषा के क्षेत्र से जुड़ी नॉलेज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हिंदी विषय या साहित्य साधारण को लेकर मेरी जानकारी ठीक थी, पर विशेषतः जिस पद के लिए मैं जा रही थी उस पद के लिए जो जानकारी होनी चाहिए उसमें मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। तो इंटरव्यू के तुरंत बाद मैंने अपनी वो खामी दूर की थी। मैंने राजभाषा से जुड़ी जितनी भी चीजें थी, नियम, अधिनियम, पुरस्कार, कीर्ति पुरस्कार, गौरव पुरस्कार, वो बहुत अच्छे से पढ़ा उन्हें, और वो मेरे बहुत काम आया क्योंकि सबसे पहला प्रश्न ही मुझसे वहां वो पूछा गया था। और दूसरी चीज ये कि हम जब इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो हमें ये लगता है कि अब तो वो सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है और वहां सिर्फ हमसे बातचीत की जाएगी, या हमारे रेज्यूमे से लेकर पूछा जाएगा, या हमारी हॉबीज से लेकर पूछा जाएगा। तो लोग अपना जो नॉलेज वाला सेक्शन है वो उससे थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं या उसे रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि हालात बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इससे थोड़ा पहले मैंने नवंबर या दिसंबर में एक और बैंक का इंटरव्यू दिया था राजभाषा अधिकारी के पोस्ट के लिए, और वहां इंटरव्यू कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, पर्सनालिटी टेस्ट जैसा। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम जो सवाल मुझसे पूछा गया वो मुझे एक अखबार देकर उसे उसका अनुवाद करने को कहा गया। तो अगर उसकी तैयारी ना हो और आप
क्योंकि प्रेशर होता है, सामने पैनल मेंबर्स बैठे रहते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत आसान शब्द भी आपको याद नहीं आता है। तो जो शब्दावली की प्रैक्टिस है वो मैं कहूँगी कि आप जारी रखें, उसे एकदम छोड़ नहीं दें कि मुख्य परीक्षा तो हो गई, अब मैं अपने हॉबीज को याद करता हूँ कि हॉबीज क्या-क्या है मेरी, उससे पूछा जाएगा, नहीं। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था, अनुवाद कराया था और कई सारे शुद्ध अशुद्ध शब्द एक साथ देके उनमें से चुनने को कहा था कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। उनमें से कुछ शब्द ऐसे भी थे जो दोनों ही शुद्ध थे, लेकिन एक पुराने प्रचलन में चलता था, एक नए प्रचलन में चल रहा है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि पुरानी वर्तनी क्या क्या होती है और नई वर्तनी क्या होती है, कैसे एक ही शब्द दो तरीके से चल रहा है और अब मान्यता प्राप्त क्या है। इस पहलू को लोग नहीं देखते हैं, मैं भी नहीं देख पाती, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते लिखने की आदत की वजह से मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। और ये भी कि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जैसे मॉक इंटरव्यू में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे उत्तर नहीं आता था या बाद में याद आ जाता था, या मैंने ज्यादातर टेक्निकल चीजों का जवाब यही दिया था कि सॉरी मैम मुझे नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हो सकता है कि आपको याद आ जाए। रियल टाइम में भी एक बार दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे चीजें याद नहीं आई पर फिर याद आ गई, तो उसे मैंने सुधार करके वहां पुनः प्रयास करके बताया। बस ये मॉक इंटरव्यू से जो मेरी सीख थी कि टेक्निकल नॉलेज मेरी नहीं है, वो मुझे वहां बहुत काम आया, क्योंकि वहां लगभग मेरा 90 से 95% जो इंटरव्यू था वो टेक्निकल नॉलेज बेस्ड ही था। तो यहाँ मुझे ये बहुत काम आया। शिल्पी, हमें बहुत खुशी हुई कि जो हमारे साथ आपने मॉक इंटरव्यू दिया था उससे आपको बहुत सहायता मिली, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम परीक्षार्थियों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर वो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो उसके पहले मॉक इंटरव्यू देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे जो एक डर होता है रियल इंटरव्यू का, वो काफी हद तक वो समाप्त हो जाता है, और आपको जो चीजें नहीं आती हैं, किस तरीके से प्रश्नों को उत्तर देना है, उन सब चीजों के लिए एक प्रैक्टिस हो जाती है। जी, जितनी गलतियां होती हैं बेसिकली वो आप यहीं कर लें, ताकि वहां जाकर आप ना दोहराएं। बिल्कुल, शायद यही हम लोगों ने आपको इंटरव्यू के दौरान भी यही बोला था कि जो चीज है वो यहाँ पर गलतियां हो जाएं वो बेटर रहती हैं, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू तक पहुंचे और सफल हों उस चीज में। बेसिकली जैसे ये यहाँ पर जो पराय स्नातक होता है वो हिंदी विषय के साथ या फिर संस्कृत विषय के साथ में होना चाहिए। तो इंटरव्यू में बहुत डर होता है बच्चों को कि पता नहीं किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे, क्या नहीं। वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बता दिया है कि इंटरव्यू में किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, यानी कोई डिफाइन नहीं होता है कि आपसे सिर्फ राजभाषा से ही पूछेंगे या फिर शब्दावली को पूछेंगे या फिर आपके पर्सनल चीजों से पूछेंगे। वो आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए हर एक क्षेत्र में, ठीक है जी। तो आपसे किस तरीके से या क्या साहित्य से आपसे प्रश्न पूछे गए? नहीं, साहित्य से मुझसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए। मुझसे मुख्यतः जो है राजभाषा नियम अधिनियम से जुड़े प्रश्न पूछे गए। वर्तमान में राजभाषा की जो परिस्थिति है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। राजभाषा की समझ मेरी कैसी है ये जानने के लिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने ये भी पूछा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क, उन्होंने ये भी पूछा। और जैसा मैंने बताया न्यूज़पेपर का अनुवाद वो लगभग सभी से करा रहे थे, ये जानने के लिए कि आप प्रेशर में कैसा कार्य करते हैं। और उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट किया कि आपको ही हम क्यों चुने, जो सवाल बहुत नॉर्मल लगता है लोगों को कि, लेकिन जब इसके बारे में डिफाइन करना होता है वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको ही हम क्यों चुने ये भी उन्होंने पूछा, या आप में ऐसी क्या खूबियां हैं जो यहाँ काम आएंगी। तो मुख्यतः इसी तरह के सवाल थे। और मेरा इंटरव्यू क्योंकि काफी लेट जाकर हुआ था, तो मैं एक भ्रांति ये भी बच्चों में कम करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली भी वैसा लग रहा था कि जब बहुत बाद में इंटरव्यू होता है या बहुत लेट होता है या आपके पास बहुत कम बच्चे होते हैं तो वो आपको बहुत अधिक समय नहीं दे पाते। तो आपको लगता है कि मुझे तो 5 मिनट में उन्होंने हटा दिया, नहीं होगा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, या उन्होंने तो मुझे सुना ही नहीं, या मैं और बता सकता था। मेरे अंदर भी यही भावनाएं थी कि आता तो मुझे बहुत कुछ था पर उन्होंने पूछा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको उतने ही समय में आपकी पूरी पर्सनालिटी देख लेते हैं या आप कैसा रिएक्ट करते हैं। और मेरे साथ एक वाकया ये भी हुआ कि मैंने जब मैंने एंटर किया रूम में तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा, तो मैंने थैंक यू कह दिया। तो उनका पहला प्रश्न ही ये आया कि आप राजभाषा अधिकारी की पद के लिए आए हैं और आप थैंक यू कह रही हैं, धन्यवाद नहीं, ऐसा क्यों?
तो इस बात पर थोड़ा हमारी बातचीत हुई कि ऐसा क्यों, मैंने जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। तो ऐसी सिचुएशन से डिमोरलाइज नहीं होना है। वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आप प्रेशर में खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं, या आपके अगेंस्ट कोई बात कह दी जाए तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशंस हैं, या आप उसको कितने बेहतर तरीके से रख पाती हैं। मेरा मतलब मैं तो मान के चल रही थी कि मेरा लास्ट में हुआ है, 5 मिनट में हुआ है, नहीं होगा, बट लकीली मेरा हो गया। तो ये भ्रांति मैं एक दूर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। वो 5 मिनट समय दें या 10 मिनट समय दें, आपको उतने समय में अपना बेस्ट करके आना है। तो जैसे कि आपने टाइपिंग की बात किया था, तो जब भी मैं क्लास लेती हूँ या फिर बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम जो टाइपिंग के लिए कीबोर्ड मिलेगा वो क्या इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड होगा या रेमिंगटन कीबोर्ड होगा, इसमें फॉन्ट मंगल फॉन्ट होगा या डिफरेंट तरीके के उनके असमंजस की स्थिति होती है, और उसको लेकर सोचते हैं कि हम किस कीबोर्ड को लेकर प्रैक्टिस करें, वहां पर हमें कौन सा कीबोर्ड दिया जाएगा। तो एक बार अगर आपको अनुभव है इस चीज का, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया है इस चीज को और आपने देखा है कि क्या किस तरीके से वहां पर दिया जाता है, तो एक बार अगर इसके बारे में आप बताना चाहें, जिससे हमारे जो परीक्षार्थी हैं जो इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं या इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको इससे सहायता मिल सके। जी, बिल्कुल। जो कीबोर्ड रहता है वो हमारा जो हम नॉर्मल सिस्टम पे, लैपटॉप पे जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वैसा ही रहता है, अंग्रेज़ी वाला। तो अगर आप देखेंगे, आप अपना जो भी पीसी है या सिस्टम है, जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो साइबर कैफ़े में जाकर कर रहे हैं, आप देखेंगे जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके राइट हैंड साइड पर नीचे एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं, इंग्लिश यूके, इंग्लिश इंडिया, ऐसे करके। उसमें हिंदी को लेकर 2 विकल्प रहते हैं। एक हिंदी इंस्क्रिप्ट रहता है और एक हिंदी फोनेटिक रहती है। फोनेटिक तो वही हमारा नॉर्मल जो हम आजकल सोशल मीडिया पे यूज करते हैं कि के लिखा तो क हो गया, एल लिखा तो ल हो गया। और इंस्क्रिप्ट जो हमें यहाँ स्टैंडर्ड यूज करनी है, जो स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट के थ्रू है, उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप उसके माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको सेटिंग्स को जब आप दबाएंगे तो आपका कीबोर्ड जो है नॉर्मल वाला वो इंस्क्रिप्ट की तरह काम करने लग जाएगा। इसके लिए आप गवर्नमेंट के डायरेक्शंस देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप इंस्क्रिप्ट लेआउट टाइप करेंगे, आ जाएगा कि किस शब्द से क्या होता है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो एग्जाम एनवायरनमेंट है वहां भी यही होता है, नॉर्मल कीबोर्ड ही रहता है। डिफॉल्ट सेटिंग उसमें अंग्रेजी की ही रहती है। तो आप चाहें तो अपने इन्विजिलेटर को कह के पहले इंस्क्रिप्ट पे उसको सेट करा सकते हैं कि पहले मैं हिंदी वाला जो है वो अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप पहले पूरी परीक्षा खत्म कर लें, ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश टाइपिंग वाला, उसके बाद ही ये करें, क्योंकि उसके चलते परीक्षा कुछ बाधित होती है सेटिंग करने के चलते। तो क्योंकि वो आपको ऊपर से वहाँ कई बार सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं कि अब मैं जो अपना लेआउट है कीबोर्ड का वो चेंज करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, उसके चलते मेरी परीक्षा बाकी बच्चों के मुकाबले लेट हुई थी, क्योंकि अपने पूरे हॉल में एक मैं ही राजभाषा अधिकारी की उम्मीदवार थी। तो वो परीक्षा मेरी फिर से शुरू हो गई थी, सेव हो गई थी वहां तक, पर पुनः स्टार्ट होने में टाइम लगा। तो वो लेआउट वैसा ही रहता है जैसा अभी आपको अपने पीसी या सिस्टम पे दिख रहा होगा। बस सेटिंग्स जैसे आप अपने चेंज करेंगे राइट हैंड साइड पे जाके, वैसे वहां पे भी आपके स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा, आपको लगातार दिखता रहेगा कि आप कीबोर्ड लेआउट क्या चाहते हैं। जब भी आप चाहें कि आप हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अंग्रेजी से हिंदी वाला, आप उस पर क्लिक करके इंस्क्रिप्ट दबाएंगे तो आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में आपकी टाइपिंग होने लगेगी। बहुत बढ़िया, आपने ये सारी चीजों के बारे में बताया है शिल्पी, और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चों का सवाल था इसको लेकर तो उनको जवाब मिल गया होगा और इस चीज को वो लोग ध्यान रखेंगे। तो शिल्पी, आप हमारे जो परीक्षार्थी हैं जो आने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स या फिर मार्गदर्शन करना चाहेंगी? उनके लिए मेरा जो पहला सजेशन होगा वो यही कि जो अपनी अनुवाद पर पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग करें, क्योंकि परीक्षा के लगभग हर फेज में अनुवाद की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, क्योंकि जो इसका वर्क प्रोफाइल भी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है अनुवाद का। दूसरा, हिंदी भाषा की इन जनरल जो आपकी समझ है उसे आप विकसित करें, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन समझने में भी सहायता करेगी। और जो आप पैराग्राफ लिखेंगे, दोनों ही भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ हिंदी में इतना डूब जाएं कि जब आप अंग्रेजी के प्रश्न देखें या अंग्रेजी वाला पैराग्राफ ट्रांसलेट करना चाहें तो चाहते हुए भी आपको सही शब्द याद ना आ पाए।
तीसरा, ये गलती मैंने भी की थी, जो मैंने बाद में सुधारी तो मैं बच गई। वो ये कि जब हम राजभाषा नियम अधिनियम या कोई भी बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने जाते हैं तो हम गलती ये करते हैं कि जो साधारणतः उपलब्ध रहती है वो अंग्रेजी की इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध रहती है और हम वही देख के सारे नियम पढ़ लेते हैं, ये सोचकर कि कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। लेकिन ये गलती मैंने भी की थी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ लिया, समझ लिया, मुझे लगा मैंने राजभाषा नियम अधिनियम अच्छे से कर लिए, लेकिन मुख्य परीक्षा में जो सवाल राजभाषा नियम अधिनियम से आए वो शुद्ध हिंदी में आ गए। तो वहां चाहे आप कितना भी अच्छे से उसे समझे हों, जब आप उस टर्मिनोलॉजी में उसे पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप उसकी जो कॉपी है एक्ट की, रूल्स की, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ें। और टाइपिंग की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें, सिर्फ स्पीड ना देखें, आप शब्दावली भी देखें, क्योंकि अगर आपको शब्द ही नहीं याद रहेंगे तो आप स्पीड में टाइप क्या कीजिएगा। तो आप पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से पढ़ें। गवर्नमेंट का इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे नोटिस जारी होती हैं वो दोनों भाषाओं में जारी होती हैं, तो आप उसे दोनों भाषाओं में पढ़ें, जिससे आपको पता लगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जा रहा है, अभी जो वर्तमान में वहाँ कार्य कर रहे हैं वो उसे कैसे अनुवादित कर रहे हैं। और अंग्रेजी से बच्चे बहुत डरते हैं, नहीं डरना है। आप बिहेवियरल इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिए, मेरे हिसाब से उतना बहुत इनफ रहता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस क्योंकि बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, इसलिए आपने देखा होगा उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है। और क्योंकि वो हिंदी वाले बच्चे होते हैं, मास्टर्स इन हिंदी वाले, तो वो अंग्रेजी पे या जनरल अवेयरनेस पे पहले से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका क्योंकि फील्ड नहीं है वो। तो जनरल अवेयरनेस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप आरबीआई और आईबीपीएस की वेबसाइट पे लगातार निगाह रखे हुए होंगे कि वर्तमान में क्या डेवलपमेंट्स हैं, उससे आपका काम लगभग हो जाएगा। और क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ कम ही जाती है, तो मतलब सामान्य जानकारी से आप इसको कर पाएंगे। तो राजभाषा अधिकारी के तौर पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी के साथ साथ आपकी पकड़ इंग्लिश में भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही है कि दोनों भाषाओं को लेकर चलना, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में आना। तो ये चीजें आपको पहले से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके से तैयारी नहीं करना है कि सिर्फ मुझे इसको ही क्वालिफाई करना है। आपको इंग्लिश में पकड़ पहले से ही मजबूत रखना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में वो सहायता करेगी। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात करेगी। और एलिजिबिलिटी जो है उसमें भी ये डिमांड है पहली ही कि एमए हिंदी के साथ साथ ग्रेजुएशन में 1 साल तक आपने अंग्रेजी पढ़ी होनी चाहिए। तो नैसर्गिक है कि दोनों भाषाओं की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशन जो डिसाइड किया गया है उसका यही उद्देश्य है कि कहीं न कहीं उसने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी हो, ताकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की समझ रखता हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की ये बातचीत शिल्पी जी के साथ हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगी उन परीक्षार्थियों के लिए जो आगे आने वाली इस परीक्षा के लिए या फिर इस तरीके की जो अनुवादक की परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उनको मार्गदर्शन भी इससे मिला होगा, साथ में सहायता भी मिली होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ साथ हम यहीं पर इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे। तो शिल्पी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, iExamB के मंच पर आने के लिए। और हम कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से जीवन में सफलता हासिल करती जाएं। जिस प्रकार से आपने पहले ही प्रयास में इस मुकाम को हासिल किया है, वैसे ही आप आगे भी अपने जीवन में बढ़ती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू।